हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। आज जो हम न्यू वीडियो है हमारी 715 जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 2 है। तो अगर हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसकी कट ऑफ के बारे में बताएं तो जो जनरल की कट ऑफ थी उस समय यूआर की तो वो थी 59.52। ये 85 में से होता था उस समय पेपर। ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो कट ऑफ है। और ओबीसी की बात बताएं तो उसकी जो है 50.73। और अगर हम एस सी यू आर की बात बताएं तो 53.77 और एस टी यू आर की बात बताएं तो 51.79। तो ये जो थी उस समय 57 पोस्ट थी और जिसमें से ये उनकी जो है कट ऑफ है। अगर हम आज का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है हमारे पास अ, अगर हम बात करें तो टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर की बात बताएं तो ये हमारे पास जो है रिपीट है 912 में। तो आप ये देख सकते हो कि ये स्पीड वर्सेस टॉर्क का जो ग्राफ है डीसी शंट मोटर का, तो इसमें अगर हम नो लोड की बात करें तो इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरीके से अपना कांस्टेंट बनेगी। और अगर हम बात करें आपका जैसे ही उसको लोडेड करेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले अपना ओमला होगा और फिर अपना ओमला की वजह से मीन्स इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉपिंग वे में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव देखने को मिलेगी। तो इसका जो 22 का आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा बी और ड्रॉप स्ट्रेट लाइन। अगर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट मोटर द एडिशनल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन एन आर्मेचर शुड बी। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किस तरीके से हम मोटर को ऑन करते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास जो है 2 पॉइंटर 3 पॉइंटर एंड 4 पॉइंटर जो हमने इसमें स्टार्टिंग मेथड है शंट में। शंट में बात करें या अगर हम डीसी मोटर में बात करें तो 3 स्टार्टिंग मेथड्स हैं ये, ठीक है। तो अगर हम शंट की बात करेंगे तो शंट में हम 3 पॉइंटर स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो 3 पॉइंटर स्टार्टर होता है इसमें वो शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो 2 पॉइंटर स्टार्टर है वो इस्तेमाल किया जाता है सीरीज़ मोटर के लिए, और जो अगर 4 पॉइंटर है वो बेसिकली कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसमें रेजिस्टेंस होता है उसको हम जो है कट आउट इन स्टेप की फॉर्म में जो है हम उसको धीरे धीरे जो है कट आउट करते हैं। जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कट आउट करते हैं। अब हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास अगर मैं बताऊं तो करंट इजिकल टू वी अपॉन, इसमें अगर हम बताऊँ वी माइनस ऑफ आई बी अपॉन आर प्लस ऑफ एन आर ऑफ एक्सटर्नल, इस तरीके से अपना रेजिस्टेंस होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारी बैक ईएमएफ होती है मीन्स वो रोटेट नहीं करता है, तब ये जीरो हो जाएगी। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है खुद का आर्मेचर का वो होता है लो। तो उस समय जो अपना करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, जिस चीज़ को कम करने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे जो है कट डाउन इन स्टेप की फॉर्म में जो हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 का बी, कट आउट इन स्टेप्स में। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 24 क्वेश्चन की, द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर ही इज़ यूजुअली एक्साइटेड एट। ये पता नहीं किसी क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है, मेरे को याद नहीं आ रहा किस क्वेश्चन पेपर में था, बट इसमें जो हम है 1110/220 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। तो 24 का भी आप इसको याद रख सकते हो। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें 25 की, द एंगल बिटवीन द इंड्यूस ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड फॉर अ सिंगल फेस अल्टरनेटर की अगर हम बात करें। अब देखो फॉर एग्जांपल सिंगल फेस अल्टरनेटर की बात करेंगे, ये उसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, टर्मिनल ये लोड होगा, ये इसका रेजिस्टेंस होगा, ये उसकी रिएक्टेंस होगी और ये इम्पिडेंस बनेगा। अगर हम नो लोड की बात करेंगे तो नो लोड में बेसिकली होगा क्या कि जो हमारा करंट है वो जीरो होगा। तो जो हमारा इंड्यूस में एंगल डेल्टा इजिकल टू वोल्टेज एंगल जीरो हो जाएगा। तो मीन्स एक तरीके से जो कितने के इक्वल हो जाएगा, ये 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25 का सी। अब ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर जिसको पता है कि जो हमारे पास इसमें जो इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो है इस चीज़ को हम बोलते हैं टॉर्क एंगल या पावर एंगल के नाम से जानते हैं। अगर बेसिकली पावर एंगल होता गया है, ये जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। अगर हम अगले की बात करें, अब 25 का आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। आप यहाँ से देख सकते हो ये इसके इक्वल हो जाएगा ज़ीरो। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर ड्रिवन बाय अ कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इन। अब देखो ये तुम्हारा अल्टरनेटर की बात की गई है, और अल्टरनेटर में अगर हम जो है कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर की बात की गई है तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि स्टीम इनपुट की बात की गई है जो कि होगा कांस्टेंट। अब हम ये जो है हमारा लैगिंग केस है। अब लैगिंग के केस में जैसे देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट जो है लैग कर रहा है कुछ फाई एंगल कुछ पीछे कर रहा है, और वोल्टेज एंड करंट के बीच के एंगल को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल।
ठीक है। और इसके द्वारा जो हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो यहाँ पर बना हुआ है, और ये ओवर एक्साइटेड के केस में लैगिंग पावर फैक्टर की बात की जा रही है। अब इसमें बात की गई है कि जो हम पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर को अगर हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मीन्स पावर एंगल हो गया वी और आई के बीच में, ये ओवर एक्साइटेशन की बात की गई है। और इसमें क्या है कि आपका क्या है, कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर, मीन्स ये जो चीज़ है आपकी वो कांस्टेंट है। अब क्या है कि एक्साइटेशन को अगर हम रिड्यूस करेंगे, मीन्स उसको अंडर एक्साइटेशन में लेकर जाएंगे, तो ये ई एफ से ई एफ डबल डैश में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अपना जब ये चीज़ जब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, तो इसके थ्रू होगा क्या कि ये चीज़ हो जाएगी ये, एंड जो करंट है वो हमारे पास हो जाएगा इसकी तरीके के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि जब ई एफ में हमारे पास होगा, जब हमारे पास ई एफ में होगा, तो उस समय जो हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर होगा, और एंगल क्या हो जाएगा एक तरीके से हमारे पास ज़ीरो। पहले कुछ एंगल था लैगिंग में, अब ज़ीरो। अब जैसे ही हमारे पास ये जो चीज़ है ई एफ डबल डैश में जाएगा, तो आपका जो करंट है वो अब आगे को जाएगा, वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी करंट आपका वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ को क्या बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, बट कुछ एंगल है। तो इसमें क्या है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे, तो उसके थ्रू हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है वो भी आपका चेंज करेगा। इसमें जो क्वेश्चन 3 प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं। पावर फैक्टर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एक्साइटेशन से क्वेश्चन बनता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ में इसमें क्या प्रभाव पड़ा है, और एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारा टॉर्क एंगल के, जो मैंने इधर बताया था ना आपको, ये वाला ये टॉर्क एंगल होता है, लोड एंगल होता है। तो ये जो टॉर्क एंगल और लोड एंगल से भी आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फील्ड एक्साइटेशन इसका आंसर होगा, क्योंकि जब भी हम इसको चेंज करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो ये फाई एंगल है वो भी आपका चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, अब ईएमएफ की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन पहला पूछा जाता है ईएफ में क्या है कि जब ये ई एफ है, ई एफ डैश एंड ई एफ डबल डैश की बात करें, तो आप देख सकते हो ये लेंथ है इसकी, तो सबसे ज़्यादा जो है इस लेंथ में ई एफ में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जब ये चीज़ यहाँ पर आएगी तो लेंथ और कम हो जाएगी, और उसके बाद जब ये ई एफ डबल डैश तक जाएगा तो लेंथ और कम हो जाएगी इसकी। तो इसमें क्या है कि ई एफ इज़ ग्रेटर देन ई एफ वन एंड ई एफ डबल डैश। ये हो गया ई एम एफ का क्वेश्चन होगा कि जब अगर हम ओवर एक्साइटेशन में हमारा इंड्यूस ई एम एफ ज़्यादा होगा या अंडर एक्साइटेशन में ये चीज़ ज़्यादा होगी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एंगल की बात करें थे, मीन्स एंगल होगा ये वाला चीज़ एंगल। तो एंगल क्या था कि ई वन में ज़्यादा हो गया था, फिर ई डैश में करेंगे तो यूनिटी हो गया, मीन्स एंगल फाई ज़ीरो हो गया, और उसके बाद फिर बढ़ गया। तो जिसके थ्रू अगर एंगल जो है पावर फैक्टर के बीच का एंगल अगर बढ़ता है, तो आपका कॉस फाई की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉस 90 ज़ीरो एंड कॉस 0 1, तो उस तरीके से आपका पावर फैक्टर भी आप इससे पता लगा सकते हो। तो आप इसका जो आंसर है वो है फील्ड एक्साइटेशन, वरना आप इसको डायरेक्ट याद ही कर लेना। 26 क्वेश्चन का आंसर है सी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी रिपीटेड है एंड इंपॉर्टेंट है, ये किसी क्वेश्चन पेपर में आया है। और लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन एन अल्टरनेटर इम्प्लाइज दैट इट वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी। अब देखो जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लीडिंग होता है, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आई आर कॉस फाई माइनस आई एक्स साइन फाई का होता है, माइनस फॉर द लीडिंग एंड प्लस फॉर द लैगिंग। यहाँ पर अगर प्लस लगाएंगे तो वो लैगिंग हो जाएगा, और माइनस लगाएंगे तो ये लीडिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज़ को लेता हूँ 5 माइनस 4 डेट इज़ 1, अगर मैं 5 माइनस 5 लेता हूँ डेट इज़ 0, एंड 5 माइनस 6 लेता हूँ डेट इज़ -1, मीन्स लीडिंग पावर फैक्टर में आपकी ये तीनों वैल्यू आ रही है, मीन्स पॉजिटिव भी आ रही है, 0 भी आ रही है, और नेगेटिव भी आ रही है। ठीक है। अगर हम लैगिंग में इसकी जगह प्लस ले लेंगे, तो 5 + 0 5 एंड 5 + 1 is 6। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन ही देखने को मिला है लैगिंग में, पर लीडिंग में हमें पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, ये तीनों प्रकार के हमें जो है रेगुलेशन देखने को मिले हैं। तो जो 27 का आंसर है वो है एनी ऑफ दीज। तो 27 इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीट करेगा, जो आपका पेपर होगा इसमें पक्का ये रिपीट करेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 28 की, इन अ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स की बात करेंगे। अब देखो जो सिंक्रोनस मोटर की बात की गई है, सबसे पहले जो सिंक्रोनस हमारे पास मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। 3 फेज की भी बात करें या सिंगल फेज की भी बात करें, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ इससे ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप नोट कर सकते हो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है कि जो फील्ड फ्लक्स होता है उसमें हम डीसी सप्लाई लगाते हैं, और डीसी सप्लाई मीन्स अगर हम रोटर में फील्ड वाइंडिंग को लगाएं तो उसकी एक अलग से एडवांटेज होती है, ये आपको पता होगी। अब डीसी सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें 110 या 220 वोल्ट डीसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो डीसी होती है वो कांस्टेंट होती है, देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मीन्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। अगर हम अगले की बात करें, इन अ 3 फेज
सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक ईएमएफ सेट इन द स्टेटर डिपेंड्स अपॉन। वैसे तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये था आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ये अल्टरनेटर से है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोटर की इसमें है। तो इसमें आप याद करके रख लेना रोटर एक्साइटेशन इसका आंसर होता है। बट अगर मैं इसको बताऊं तो इसका आंसर आएगा इस तरीके से। देखो इसमें होता क्या है कि जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, जो मतलब ये चीज़ें बन रही है ये इस तरीके से बन रही है। तो वही है कि एक्साइटेशन इंक्रीज़ करेंगे तो अपना E1 है, और एक्साइटेशन को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका E2 है। मीन्स एक चीज़ से ये जो हमने किया उसी के जैसे है, बट इसमें थोड़ा सा इसका अपोजिट है। ये बस ये चीज़ ऊपर है और ये चीज़ नीचे हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 29 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जो है डायरेक्ट याद भी कर सकते हो अगर यही जैसा रिपीट करेगा तो। अगर 30 क्वेश्चन की बात करें, और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर ही इज़ वाइडली यूज फॉर। अब देखो सिंक्रोनस मोटर की कहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइडली, तो इसका आंसर होता है पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए। अब देखो जो सिंक्रोनस मोटर है इसमें अगर नो लोड के ऊपर चलाएंगे तो ओवर एक्साइटेड के डीमैग्नेटाइजेशन में तो ये कंडेंसर के जैसे एक्ट करेगा, जिसमें कि ये जो केवी है वो डिलीवर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। अगर हम 31 की बात करें तो इन अ हिस्ट्रीसिस मोटर द रोटर केस मस्ट हैव। अब देखो इसमें जो है अगर हम हिस्ट्रीसिस मोटर की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आती है, जिसमें कि सिंगल फेज में ये सिंक्रोनस मोटर में आती है। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे पास हिस्ट्रीसिस मोटर होती है उसमें हमारे पास हिस्ट्रीसिस प्लस एडी करंट स्टार्टिंग में टॉर्क हमें देखने को मिलता है, और जब ये सिंक्रोनस स्पीड में जब जाती है तो इसमें सिर्फ हिस्ट्रीसिस टॉर्क हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेटर की बात करें तो स्टेटर हमारे पास वैसे ही होगा सिंगल फेज इंडक्शन के जैसे, जिसमें कि हमारे पास एक स्टेटर वाइंडिंग और एक एक्सिलरी वाइंडिंग हमें जो है देखने को मिलेगी। मीन्स मेन वाइंडिंग एंड एक्सिलरी वाइंडिंग देखने को मिलेगी किसमें, स्टेटर में। अगर हम इसमें रोटर की बात करें तो देखो हम इसमें जो है क्रोम स्टील का इस्तेमाल कर सकते थे पूरा, बट ये जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होने की वजह से ये महंगा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है एल्यूमिनियम, और उसके बाद जो है कुछ कोटिंग लगा देंगे किसकी, क्रोम स्टील की। ये जो हमारे पास क्रोम स्टील वाला ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिला है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें साउंड रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल होता है, ये बहुत बार इसकी एप्लीकेशन और ये क्रोम स्टील बहुत बार जो है पूछा गया है। अगर हम इसके अगले की बात करें तो इसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल मीन BH कर्व जो है इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का जो BH कर्व होता है वो ज़्यादा होता है। और इसमें जो रिटेंटिविटी इसका आंसर है, तो रिटेंटिविटी ये हो गई, तो रिटेंटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम फर्दर बात करें तो ये जो अल्फ़ा एंगल है मीन स्टेटर एंड रोटर, इसके बीच में कुछ अल्फ़ा एंगल होगा, तो ये जो अल्फ़ा एंगल है वो इस BH कर्व की वजह से है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें अल्फ़ा एंगल ज़ीरो क्यों नहीं हुआ। अब देखो इसमें अगर अल्फ़ा एंगल ज़ीरो होगा तो कॉज साइन ज़ीरो ज़ीरो, एंड इसमें तो हम कभी भी इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ इसके बीच में एंगल हमें जो है देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें फर्दर बात करें तो हिस्ट्रीसिस लॉस में आगे बात करें, अब देखोगे ये जो रोटर है हमारे पास इसमें क्या था, एल्यूमिनियम, उसके ऊपर हमने क्रोम की स्टील लगा दी। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि द रोटर हैविंग द नो स्लॉट नो टीथ एंड नो वाइंडिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिला है। अगर हम अगले की बात करें, ये हमारे पास जो टॉर्क और स्पीड की करेक्टरिस्टिक्स है तो ये है हिस्ट्रीसिस की। तो हिस्ट्रीसिस आपका जो कांस्टेंट देखने को मिलेगा जब तक सिंक्रोनस स्पीड नहीं आती। और ये जो चीज़ है वो एडी करंट है। एडी करंट मैंने जैसे बात की थी कि एडी करंट जो होता है फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर था, तो मैंने इसको बोला था कि फ्रिक्वेंसी एंड प्रोपोर्शनलिटी, तो ये उसका डिफरेंस के स्क्वायर के डिफरेंस पे आ जाएगी। मीन्स इसे हम पर स्क्वायर नहीं लगाए तो उसके डिफरेंस में आ जाएगी। तो अब देखो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि अगर आपकी जो सिंक्रोनस स्पीड है फॉर एग्जांपल ये 100 RPM में है, और जो अभी रोटर है वो 10 RPM में, तो उनका जो डिफरेंस है 90 RPM का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें जो है एडी करंट टॉर्क हमें जो है देखने को मिलेगी। और फर्दर जैसे हम सिंक्रोनस तक पहुँचेंगे तो जो हमारी एडी करंट टॉर्क है वो वहाँ पर हो जाएगी ख़त्म। तो इसका जो बाद में जो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। मीन ये जो इसका जो पूरा ग्राफ बनता है वो ये बनता है। यहाँ पर अपने पास हो जाएगी एडी करंट टॉर्क, और यहाँ पर हिस्ट्रीसिस टॉर्क हो जाएगी, और ये अपना सिंक्रोनस स्पीड तक ही जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं वो इतना पूरा सिंक्रोनस तक नहीं जाते। अगर मैं चलो आगे बता दूंगा कि सिंक्रोनस तक पूरा नहीं जाते हैं। तो अगर हम अगले की बात करें तो 32 क्वेश्चन की बात, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अगर हम अगले की बात करें 32 क्वेश्चन की बात करें तो ये रिपीटेड है 912 में। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्लिप रिंग इन एन इंडक्शन मशीन, तो ये हमारे पास क्या आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी।
तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज इसका जो आंसर है। तो ये बहुत बार रिपीट किया है, ये हर क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ये रिपीट मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें हम 33 अब जाके जो है न्यूमेरिकल हमें जो है देखने को मिला है। तो द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लिप 4%, सिंपल है 4% स्लिप में कितनी हमारी स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो हमें इसमें जो है एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है 1000 RPM में जो इसकी स्पीड चली हुई है, ठीक है। तो इससे देखो जो क्वेश्चन है देखो 1000 RPM है, इससे ऊपर कोई नहीं है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा 1000 RPM में। तो हमने देखा कि 1000 RPM है, तो हमें पता है कि स्लिप NS माइनस NR अपन NS, तो 1 माइनस NR अपन NS, एंड ये ऐसे करके अब पूरा जो NR है वो निकल जाएगा कितना 960 RPM। तो ऐसे तो 950 इसमें दिया गया है, तो ये थोड़ा 60 होना था, बट चलो कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा 33 का C। अब अगले की बात करें हम 34 क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप की बात करें तो हमें पता है कि जो अपना FR होता है, जो अपना रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है FR, वो S टाइम ऑफ FS होती है। तो बस इसमें जो स्लिप है वो हमें ये डी स्लिप हमें पुट कर देनी है यहाँ पे, और स्लिप हमें अगर इसमें पुट कर देंगे और हमें जो पता है स्टेटर की जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स है, तो हमारे इतना हो जाएगा अपना 1 हर्ट्स मीन्स 1 साइकिल पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का A। अगर हम 35 की बात करें, द पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज़ लाइकली टू बी मैक्सिमम व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड। तो कब पावर फैक्टर आपका मैक्सिमम होता है, तो फुल लोड में आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 होता है और नो लोड में 0.2। तो इसमें कितना है फुल लोड। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें 36 की, द एडवांटेज ऑफ डबल स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल केज मोटर इज डैट। अब देखो इसमें है क्या कि अगर हमें पता है कि जो इसमें दो प्रकार के गेज होते हैं, आउटर केज एंड द इनर केज। आउटर केज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होती है। जब भी हमारा रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ लगाएंगे हम इसमें सिंपल V इजिकल टू आई इंटू ऑफ आर। अगर हम वोल्टेज को कॉन्स्टेंट कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा, और अगर हमें पता है कि ये बन गया है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा आउटर केज में तो अपना जो स्टार्टिंग करंट है वो कम हो जाएगा, तो स्टार्टिंग करंट इज़ लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इनर केज में क्या होता है कि जब रनिंग की कंडीशन में इनर केज बनता है जिसमें रेजिस्टेंस कम और रिएक्टेंस ज़्यादा, तो पावर फैक्टर के इंप्रूवमेंट में इस्तेमाल होता है ये। तो 36 का आंसर हो जाएगा D, द स्टार्टिंग करंट इज़ लोअर। अगर हम 37 की बात करें, द कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही इज़ यूज फॉर। अब देखो सिंगल फेज में जो कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो मैंने जब ऊपर बात की थी कि ये हमारे पास जो है टॉर्क वर्सेस स्पीड के बीच में बनाए गए हैं। ये हमारे पास है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, जो येलो वाली लाइन है, और रेड वाली है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो देखो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, मीन्स इसमें कभी भी स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारे पास नहीं होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क हमें पास नहीं होती है। और इसमें जो है कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ यूज़ फॉर, तो इसमें एक्सिलरी वाइंडिंग होती है जो कि इसको मतलब कि सिंगल फेज होता है तो उसको डबल फेज में बनाते हैं, मीन्स 2 फेज में, जिसके थ्रू ये सारा कुछ होता है। तो जो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग द मोटर, तो 37 का हो जाएगा C। अगर हम अगले बात की बात करें 38 का, 912 में भी ये वापस रिपीट हुआ है। ACR कंडक्टर हैव। अब देखो इसमें ACR कंडक्टर हैव क्या है कि देखो ये स्टील है, आगे पीछे एल्यूमिनियम है। अब क्या है कि इसमें आउटर कंडक्टर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम हमें जो देखने को मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है इनर कंडक्टर आर मेड अप ऑफ स्टील। बस, तो इसका आंसर यही है आपका B, ठीक है। कोरोना को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये रेडियस को बढ़ाता है, और रेडियस बढ़ने पर आपका जो VC होता है वहाँ पे वो चीज़ बढ़ जाती है, और VC की वजह से अपना कोरोना कम हो जाता है। फॉर्मूले में आपका VC आपको दिख जाएगा, जिसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अगर हम 39 की बात करें, 39 भी ये आपका रिपीटेड है क्वेश्चन। सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज 2.5 मीटर व्हेन द स्पैन इज 250 मीटर। नाउ इफ द हाइट ऑफ द सपोर्ट टावर इज इंक्रीज बाय 25% एंड द सैग विल। अब देखो इसमें हमें पता है फॉर्मूला सैग इज इक्वल टू WL²/80 लेंथ टेंशन। तो इसमें कहीं भी हाइट की बात हो रही है नहीं, तो रिमेन अनचेंज। 39 का आंसर D। अगर हम 40 की बात करें, 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स। अब देखो होता क्या है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इसमें जो फॉर्मूला हुआ वो होता है टोटल वोल्टेज अपॉन N इंटू N इज़ द नंबर ऑफ डिस्क एंड द वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर। अब होता क्या है कि जब भी हमारा इक्वल वोल्टेजेस होती है तब हमारा हर एक डिस्क में इक्वल वोल्टेज होगी, ठीक है। अगर हमारी अनइक्वल
या स्टिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी तो इसमें अनइक्वल वोल्टेज देखने को मिलेगी, जैसे V1 V2 V3। तो V3 की वोल्टेज ज़्यादा V2 से एंड V1 से, तो ये होगा एक तरीके से स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें डिस्क में। तो इसमें 100% एफिशिएंसी कब होगी, जब आपकी जो वोल्टेजेस हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज है 600, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 600 है, और कितने नंबर ऑफ डिस्क है 3, तो 3 कर देंगे हम नीचे। और वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर डेट इज 200, मीन सबके पास जो है 200 है, तो इसमें आ जाएगा 100% एफिशिएंसी, जो कि हमें डीसी के केस में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि आपका आंसर हो जाएगा 40 का सी, द इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क, जैसे मैंने ये बताया था, तो 40 का सी। अगर हम बात करें आपका 41 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन अ सिमेट्रिकल फॉल्ट में, तो इसका क्या है, ऑल द 3 फेज टू द अर्थ फॉल्ट। ये आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में पता चल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा होने वाला जो फॉल्ट होता है वो है तुम्हारा सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, और सबसे खतरनाक जो फॉल्ट होता है वो होता है सी, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। अगर हम अगले की बात करें 42 की, एक ही क्वेश्चन बनता है रिले से, IDMT आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट, तो एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। अगर देखो आपको पता नहीं चल रहा है तो बोथ ए एंड बी वाला आप तुक्का मार सकते हो, वो मतलब 100 में से 90% जो है ठीक करते हैं। अगर हम अगले अगले क्वेश्चन की बात करें, DC सीरीज मोटर आर वेरी सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन सच हैज़ द इलेक्ट्रिकल रेलवे रोलिंग मिल्स बिकॉज ऑफ। अब वही है कि देखो टॉर्क इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलेगी, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो 43 का बी। अगर हम अगले की बात करें 44, ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ 44 भी, द डोमेस्टिक मिक्सचर यूज विच मोटर, तो क्या है ये यूनिवर्सल मोटर। अगर 45 की बात करें तो ये तो वन लाइनर चलें अब, द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस इज यूजुअली मेजर बाय, तो हम अंदर जो टेम्परेचर फर्नेस में हम ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये भी रिपीट है 912 का क्वेश्चन। रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, रेजोल्यूशन का मतलब वही होता है कि छोटी सी भी छोटी जो हलचल हो रही है क्या वो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर रहा है या नहीं, तो द मिनिमम क्वान्टिटी इट कैन बी मेज़र। अब छोटा सा भी अगर जो जैसे 0.01 एम्पेयर भी करंट इसमें से अगर फ्लो किया तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट उसको मेज़र कर रहा है, तो उसको बोलते हैं आपका रेजोल्यूशन। तो अगले में हम बात करेंगे 47 क्वेश्चन के आगे से। तो अभी आप क्या करना कि मेरे जो चैनल को लाइक एंड शेयर करो पक्का, एंड अभी हम बोलेंगे अलविदा।